साथियों नमस्कार। कक्षा 9th की बुक हमने करवा दी है। आज हम करेंगे राजस्थान का इतिहास व संस्कृति क्लास 10th की बुक। सभी प्रश्न जितने भी भर्ती परीक्षाओं में आए हैं वो सीधे इस परीक्षा इससे उठाए गए इस बुक से। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी ये बुक पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला पाठ है राजस्थान का इतिहास व एक परिचय। चलिए देखिए, सीधे प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना शब्द का कब किया? तो 1800 में। आपको खास याद रखना है साथियों। देखिए, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 में किया था। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा 1829 ने अपनी कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये राजस्थान या राजस्थान का प्रयोग किया था। तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 में। और राजपूताना का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज हो सकती हैं, इसलिए खास याद रखें। और दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं। तो जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना, और फिर राजस्थान का किया था कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में। आगे बात करें, राजस्थान का नामकरण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को हुआ। ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो मरु और धन्व प्रयोग किए गए। जोधपुर का प्राचीन नाम कौन से हैं? तो देखिए, मरु है, मरुवार है, मारवाड़ है। ये तो आपको सीधा नाम से पता लग जाएगा। लेकिन जितने भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो सभी ये देखिए। फिर देखिए, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जांगल। जांगल देश कहा जाता है इसको। आपको ये खास याद रखना है। जंगल देश से संबंधित कौन से जिले हैं? तो ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, बीकानेर और नागौर। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कांठल। कांठल का संबंध किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से। यह आपको सीधा कहीं से भी सवाल बन सकता है, आप अच्छे से याद देखें। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में है। ये सुमेलित करने को लेकर खास पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा। ये खास सुमेलित करने को लेकर पूछा जाने वाला सवाल है। ये गिरवा का संबंध है तो उदयपुर से। बाकी ऑप्शन अलग 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 जिले दे दिए जाते हैं, तो गिरवा उदयपुर में है। फिर देखिए, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये मांड। मांड से संबंधित कौन सा जिला है? तो जैसलमेर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़। ये वागड़ है, याद रखिएगा। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती। ये काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन जितने भी सवाल इस 10 की बुक से हैं वो सभी बताए जा रहे हैं। सीकर, झुंझुनू और चूरू का भाग ये शेखावटी हैं। जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था क्या कहलाता था? ये प्रागयुग कहलाता था। आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो ये आदि युग में प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक युग के बारे में। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो ये कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो ये पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। मानव सभ्यता के उद्भव को पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 3, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण के काल में। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजे गए हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सीधा बता दूंगा साथियों, उसको आप खास याद रखिएगा। बाकी तो आपको याद रखना ही है। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार जो हथौड़ी किसने खोजी? तो सी हैकेट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सी हैकेट ने ये हस्त कुठार हथौड़ी खोजी थी। इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन। जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? तो बी आलसिन को जाता है। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? तो ये चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन
सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे से प्राप्त होते हैं? लूणी और बेडस और इनकी सहायक नदियों के किनारे से। देखिए, मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए हैं? तो माइक्रोलिथ नाम से जाने गए हैं, यानी सूक्ष्म जो है उपकरण है, हथियार। पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ से है? तो ये चित्तौड़ से। नंदलालपुरा, केराडोत व चितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जयपुर से, याद रखिएगा। साबड़िया व पोगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो बीकानेर से। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता स्थल सवाई माधोपुर। मलाह धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में है मलाह। एलेना धातु युगीन सभ्यता स्थल तो ये जालौर में। बूढ़ा पुष्कर तो ये अजमेर में है। बूढ़ा पुष्कर सुमेलित करने को लेकर खास पूछा जाता है। बूढ़ा पुष्कर याद रखिएगा। जैसे पुष्कर से आपसे सीधा पता लग जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है आपको। आहड़ व झाडोल धातु युगीन सभ्यता तो ये उदयपुर से है। गणेश्वर तो गणेश्वर शिखर से, कांतली नदी किनारे। गिलुंड जो सभ्यता है वो राजसमंद गिलुंड। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? लोहकालीन सभ्यता के तो देखिए, लोहकालीन सभ्यता के तो नौह भरतपुर से, जोधपुरा जो सभ्यता है जयपुर की वहाँ से, सुनारी झुंझुनू से और रेड टोंक से। और लोह की जो भट्टियाँ मिली हैं वो सुनारी झुंझुनू से मिली है, ये आप खास याद रखिएगा। रेड टोंक, टाटानगर इसको कहा जाता है। और जोधपुरा, नाम जोधपुरा है लेकिन ये जो सभ्यता है वो जयपुर की है। तो यहाँ पे लोहकालीन सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर अभी बताया आपको, रेड टॉक में। भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो ये नौह से होता है। लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण नौह से होता है, नौह भरतपुर। राजस्थान में सलेटी रंग के चित्रित मृदबांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ था? सलेटी विराटनगर से हुआ है। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष द्वारा ये खोज की गई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया, बहुत बार पूछा जाता था पहले सवाल, अभी ये दिखने को नहीं मिल रहा है। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सरस्वती व द्रुस्दती। वर्तमान इसका जो नाम है घग्गर। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तरों में हुआ है? 5। बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। कालीबंगा सभ्यता कितने स्तर में प्राप्त हुई है? तो 5 स्तरों में ये प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। उत्खनन स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। उत्खनन तो 5 स्तरों में और इसको 2 भागों में बांटा गया। आगे दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण तो ये कालीबंगा से, या सीधा पूछा जाए जुते हुए खेतों के प्राचीन प्रमाण कालीबंगा। भूकंप के प्रमाण ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धूलकोट सभ्यता तो धूलकोट कहाँ की है? तो उदयपुर की है, याद रखिएगा। आहड़ उदयपुर। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो आयड़ या बेडस नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया था? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। आहड़ सभ्यता स्थल को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी, याद रखिएगा। आहड़ सभ्यता जो है वो ताम्रवर्ती नगरी है। और ताम्रवर्ती नगरी की जननी किसे कहा जाता है? तो वो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर शिखर, कांतली नदी के किनारे। जननी तो है गणेश्वर, और जो ताम्रवर्ती नगरी है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के। गिलुंड सभ्यता कहाँ की है? राजसमंद की, याद रखिएगा। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल, 1957-58 में हुआ। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो VN मिश्र, याद रखिएगा। बागोर भीलवाड़ा। कृषि व पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जल्दी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में वापस देखने को मिलेगा। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बागोर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना शिखर किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। आगे सवाल है, कृपसवनी मृदबांध किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर से हुए हैं।
भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जननी है वो तो गणेश्वर है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, और ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है, तो वो है आहड़। यूनानी सुराही सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है, तो ये भिनमाल से प्राप्त हुआ है। यूनानी सुराही जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको खास बता दूंगा, उसको आपको खास याद रखना है। बहुत पहले ये प्रश्न आता था, भिनमाल का प्राचीनतम नाम तो श्रीमाल, अभी भी आज देखने को मिलता है, लेकिन कब देखने को मिल रहा है। रोमन एम्फोरा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्फोरा का संबंध किस स्थल से है, तो भिनमाल से है। रोमन एम्फोरा भिनमाल से। ईसवाल सभ्यता, तो ईसवाल सभ्यता भी उदयपुर की है, याद रखिएगा। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख है वो बैराट से हुए हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख बैराट से प्राप्त हुआ है, तो भाब्रू अभिलेख जो है अशोक का, भाब्रू, वो बैराट से प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस नदी के किनारे है, सॉरी किस स्थान पर है, तो उदयपुर में है। बालाथल उदयपुर में ताम्र पाषाणकालीन है। ये भी आहड़ और ये सब ये ताम्र पाषाणकालीन है। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा हुआ, बालाथल का जो उत्खनन हुआ है वो प्रोफेसर वीएन मिश्र के द्वारा हुआ। रंग महल सभ्यता, तो रंग महल तो हनुमानगढ़ में है। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है, तो ओजियाना भीलवाड़ा में है। नगरी सभ्यता, तो नगरी सभ्यता तो है चित्तौड़ में, और जो नगर सभ्यता है वो कहाँ पर है, नगर टोंक में है। आगे है जो बरोर सभ्यता है, बरोर वो गंगानगर में है, और बागोर कहाँ पे है, तो वो भीलवाड़ा में है। देखिए नाम सेम दिख रहे हैं। जैसे जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में है, ना कि जोधपुर में है। जोधपुरा जयपुर में है, बरोर गंगानगर में है, बागोर भीलवाड़ा में है, ओजियाना भी भीलवाड़ा में है, आहड़ जो है वो उदयपुर में है, बालाथल उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है। ये सब आपको याद रखना है। रंगमहल कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। और इनके जो ये किस किनारे नदियाँ हैं वो भी आपको खास देखना है, ये सवाल खास पूछे जाते हैं। अब देखिए राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो डेरा तरखाना वाला से हुए हैं। आगे सवाल है पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था, तो मत्स्य नगर विराटनगर में किया था। ये सवाल अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वापस पूछा जा सकता है। पांडवों से संबंधित स्थल तो मत्स्य प्रदेश है, विराटनगर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय में है। ये बौद्ध ग्रंथ पूछा है इसलिए अंगुत्तर निकाय है। अगर यहाँ पर जैन ग्रंथ आता और 16 महाजनपदों का उल्लेख आता और ऑप्शंस में आपको सबसे पहले ही अंगुत्तर निकाय ही देखने को मिलता। तो जैन ग्रंथ कौन सा है, वो भगवती सूत्र है, याद रखिएगा। मत्स्य जनपद का उल्लेख तो सबसे पहले ये ऋग्वेद में है, प्राचीनतम है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ, तो अभिमन्यु के साथ हुआ। विराट उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना, तो परीक्षित। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है, बहुत बार पूछा गया सवाल। तो ये पूर्व मध्यकाल है, लेकिन ये सवाल नहीं आता, ऑप्शन आता है ये 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में यहाँ अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक। राजपूतों को वैदिक आर्यों के संतान कहा, तो ये डॉक्टर G.H. ओझा और C.V. वैद्य ने कहा वैदिक आर्यों के संतान। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये चंद्रबरदाई, इजी सवाल है, पूछा जाता है, फिर भी आप याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई, तो मुनि वशिष्ठ के। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए, तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। और इनमें एक अलग ऑप्शन दे दिया जाता है किसी एक को हटाकर, तो आपको याद रखना है। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई, तो भंडारकर ने बताई। राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति तो दशरथ शर्मा ने बताई। और विदेशियों से किसने बताया, तो कर्नल जैन स्टॉल। ये तो खास देखते ही पता लग जाएगा, क्योंकि ये खुद विदेशी हैं, तो इन्होंने
विदेशियों की संतान बताइए। अबुल फजल ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना तो ईरान के शासक नौशेखा से माना। गोहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया तो गोपीनाथ शर्मा व नयन सिंह ने बताया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना तो बप्पा रावल। एक सवाल चूक गया ना। कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिल वंश को किससे संबंधित बताया तो वल्लभी शासक ने बताया। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया तो मानमोरी को हराकर। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया। देखिए साथियों, ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल देखने को मिला था और वापस देखने को मिल सकता है कि एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया तो बप्पा रावल ने बनाया। सीधा सवाल। और कहाँ पर बनाया तो कैलाशपुरी में बनाया। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया तो नागदा को बनाया। बप्पा रावल ने किसकी उपाधि धारण की, ये भी सवाल देखने को मिला है कई बार। तो काल भोज कौन है तो बप्पा रावल है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको नहीं बताया तो काल भोज बप्पा ने ये उपाधि धारण की थी। इतिहास का सीबी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। भूताला का युद्ध पूछा जाने वाला सवाल। भूताला का युद्ध तो ये जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया 1227 में। भूताला 1227। भूताला युद्ध का वर्णन ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है तो हमीर मद मर्दन में मिलता है। जय सिंह सूरी का ये ग्रंथ है। ये सवाल सीधा पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी। जो सूर होते हैं वो मर्द होते हैं, सीधा आप याद रख सकते हैं। लेकिन इनमें अगर अलग ऑप्शन आ गया तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। सीधा याद रखें हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी। हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया तो इल्तुतमिश को कहा गया। पद्मावत किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 की। गोरा बादल किसके सेनापति थे तो रावल रतन सिंह के थे। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ का आक्रमण का उल्लेख मिलता है तो खजाइन उल फतह। खजाइन उल फतह किसका ग्रंथ है तो अमीर खुसरो का है। याद रखिएगा अमीर खुसरो का यह ग्रंथ है जिसमें खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक तो रावल रतन सिंह। सिसोदिया ठिकाने में जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता तो 1326 में जीता। विषम घाटी पंचानन तो और मेवाड़ का उद्धारक ये हमीर को कहा गया है। याद रखिएगा हमीर के वंशज क्या कहलाए तो ये सिसोदिया कहलाई। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था तो सिंगोली का युद्ध था। सिंगोली कहाँ पर है तो बांसवाड़ा में है। 1336 में ये युद्ध हुआ था सिंगोली का। राजस्थान का भीष्म पितामह बार बार पूछा जाने वाला सवाल। राजस्थान का भीष्म पितामह तो ये राणा लाखा का पुत्र जो चूड़ा है उनको कहा गया। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला जेल का निर्माण किसके काल में किया तो राणा लाखा के काल में। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था राणा मोकल का। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया तो सारंगपुर का युद्ध। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और वापस देखने को मिल सकता है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ 1737 में। सारंग 37 याद रखिएगा। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ तो 1437 में हुआ। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मालवा के मोहम्मद खिलजी को परास्त किया था सारंगपुर का युद्ध 1436। कुंभा ने यह युद्ध। आगे देखिए किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ 1437। चंपानेर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच हुई 1456 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तो मंडन। ये सवाल बहुत पूछे गए हैं, सीधे उठाए गए हैं। देखिए 10वीं की बुक से। एकलिंग महामत्य किसकी रचना है तो कान्हा व्यास की। वापस देखने को मिल सकता है ये सवाल। एकलिंग महामय किसकी रचना है तो ये कान्हा व्यास की है। संगीत राज संगीत मीमांसा सुर प्रबंध ये राणा कुंभा की रचना है। याद रखिएगा संगीत राज संगीत मीमांसा सुर प्रबंध। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की तो कवि अत्रि और महेश ने की। महाराजा धीराज राव राय दान गुरु परम गुरु राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान की उपाधि ये राणा कुंभा ने धारण की है। याद रखिएगा ये जितने भी है गुरु राव गुरु दान गुरु परम गुरु राजगुरु ये सब हाल गुरु
ये सब राणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। महाराजा धीराज राजाओं का राजा होने का कारण, ये इनके उपाधि जो है लिए हैं, इनके जो नाम है इनका क्या अर्थ है। तो जैसे राणा रासो ये भी है, तो विद्वानों को आश्रय देने के कारण। ये आपको कथन और कारक में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। दान गुरु, तो ये बहुत निर्धनों को दान देते थे। हाल गुरु, तो ये इनके जितने भी उपाधियाँ हैं उनके अर्थ हैं। नरपति, सामान्य मानवों से श्रेष्ठ होने के कारण। अश्वपति, कुशल घुड़सवार होने के कारण। गणपति, राज्यों का राजा होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध बुद्धि में निपुण होने के कारण। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने वाला। नाटक राजकर्ता, नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। ये जितनी भी उपाधियाँ हैं इनके अर्थ हैं। अभिनव भट्टाचार्य, श्रेष्ठ वीणावादक, संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण। प्रजापालक, जनता हितैषी होने के कारण। ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। आगे देखिए, राणा कुंभा की हत्या किसने की? तो राव उदा ने की 1468 में। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गए? तो हिंदूपत। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया ये युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 में। किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? तो बयाना का युद्ध था, फरवरी 1527 का। इसके जस्ट बाद हुआ खानवा का युद्ध। हाँ देखिए, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? जस्ट एक महीने बाद वापस बाबर युद्ध करने आया और इस टाइम राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया था। जो खानवा का युद्ध था 17 मार्च 1527 को, और ये फरवरी 1527 को था बयाना का युद्ध। खानवा युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तुलुगुमा पद्धति। सीधा सवाल पूछा जाता है, तुलुगुमा पद्धति किस युद्ध में अपनाई गई? तो खानवा युद्ध में अपनाई गई, जिसमें राणा सांगा परास्त हुए 17 मार्च 1527। राणा सांगा का समाधि स्थल तो ये मांडलगढ़ में है। पन्ना ने अपने किस पुत्र का बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए? तो चंदन के प्राण बचाए थे। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? तो मालदेव। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपने पैतृक सत्ता प्राप्त की? तो मावली युद्ध में प्राप्त की। 1540 में यह युद्ध हुआ मावली का। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बचाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 में। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आगरा के किले द्वार पर लगाई गई हैं मूर्तियां। अकबर द्वारा ये मूर्तियां लगाई गई हैं, याद रखिएगा। जयमल और पत्ता की मूर्तियां कहाँ पर? तो आगरा में। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो जगमाल को बनाया। हल्दी घाटी युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो खमनोर के निकट लड़ा गया। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो हकीम का सूर ने किया। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन किया? तो जगन्नाथ कछवा ने किया। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण किया? तो झाला बीदा ने धारण किए। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? तो खमनूर का युद्ध। दिवेर का युद्ध किसने कहा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, याद रखिएगा। सॉरी, तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को युद्ध को कहा था थर्मोपली का युद्ध, और हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध, याद रखिएगा। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो गोगुंदा का युद्ध कहा। हल्दी घाटी का नामकरण हल्दी छड़ी कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है? तो डॉक्टर महेंद्र भनावत का ये कथन है। डॉक्टर महेंद्र भनावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? तो अजूबा भारत। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध, और इसी को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली का युद्ध। और मेवाड़ का मैराथन भी दिवेर को कहा गया, ये भी कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहा गया। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? तो सिरेमा सुल्तान खां, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की छतरी तो ये बारडोली में है, याद रखिए। मुगल मेवाड़ संधि 5 जनवरी 1615 के काल में हुई थी, और किसके काल में? तो अमर सिंह के काल में। अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। ये प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह
का औरंगजेब से विवाद हो गया? तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। किसके काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरे और बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिए? तो राज सिंह के काल में। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राजबृहस्पति किस जिले के किनारे है? तो राजसमंद झील के किनारे है। किस नदी का पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया? तो दयालदास ने बताया। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? तो नैन सिंह ने बताया, मोहम्मद नैन सिंह ने। राठौड़ों का आदि पुरुष? तो राव सिंहा। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? तो राव छुड़ा ने बनाया मंडोरों को। राठौड़ों की राजधानी राव छुड़ा ने बनाया। चांद बावड़ी का निर्माण कराने वाली कौन? तो ये चांद कुंवर थी। किसकी पत्नी थी? राव छुड़ा की पत्नी थी। रणमल के किस प्रेमिका के सहायता से सामंतों ने उनकी हत्या कर दी? तो भारमली। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया? तो रायमल से। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? तो 1459 में। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। ये सवाल काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको याद करने चाहिए। खास रीट प्री में देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल आते नहीं हैं रीट प्री में। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से जानी गई? तो रोटी रानी। सीधा सवाल आता है, रोटी रानी से संबंधित कौन सी रानी है? तो ये उमा दे हैं, याद रखिएगा, रोटी रानी उमा दे। जैता कुंभा किसके सेनापति थे? मालदेव के थे ये। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? तो गिरी सुमेल का युद्ध था। 1544 में ये युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? तो राम और उदय सिंह। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? मालदेव का। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, ये सब राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? तो रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास ने दिया। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने की, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? तो चंद्रसेन का। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह किसके साथ किया? तो जहांगीर से किया। जहांगीर और जोधाबाई की संतान कौन थी? तो ये खुर्रम। खुर्रम ही बड़ा होकर शाहजहां बना। आज का लास्ट सवाल, फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका पार्ट 2 में 10th की बुक का। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किससे उसका मंत्री बनाया? तो जो अशोक ठाकुर है राज सिंह कुंभावत, उनको बनाया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी रिवीजन क्लास है, रीड प्री से पहले इनमें से आपको पक्के सवाल देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।